नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके कोचिंग क्लासेस सेंद्रा में। मैं भावना गहलोत लेके आई हूँ कक्षा 8 का चैप्टर मॉडल पेपर नंबर 3, जिसके हम 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका पहला ही क्वेश्चन होता है कि कल्टीवेटर का कार्य है, यानी कि कल्टीवेटर कैसे कार्य करता है, बुआई करने में, जुताई में, निराई में या सिंचाई में। तो हम कल्टीवेटर के बारे में देखते हैं। कल्टीवेटर ये एक कृषि उपकरण है जो कि मिट्टी को तैयार करने में उपयोग किया जाता है। इसे हम ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं जिससे मिट्टी को पोला वे हवादार बनाया जाता है। और बुआई का कार्य किया जाता है, जुताई का कार्य किया जाता है। तो कल्टीवेटर का कार्य हम किसके लिए करते हैं? जुताई के लिए करते हैं। कल्टीवेटर कहाँ लगाया जाता है? ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। और क्या करते हैं? ये एक कृषि उपकरण होता है जो कि मिट्टी को तैयार करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है? मिट्टी को पोला और हवादार बनाता है, जिससे मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और सिंचाई में मदद करता है। मिट्टी अगर पोली होगी तो ये क्या होगा? सिंचाई में उपयोगी होगी। तो हमारा पहले ही क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाता है? कल्टीवेटर का कार्य जुताई करने में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। यीस्ट जो जीव है, यीस्ट एक प्रकार का जीव होता है जो किसके निर्माण में? चीनी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एल्कोहल या ऑक्सीजन किसके उपयोग में काम में लिया जाता है? चीनी, जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, एल्कोहल OH और ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं। तो अब हम देखेंगे यीस्ट का उपयोग कैसे किया जाता है। यीस्ट किण्वन विधि द्वारा एल्कोहल का निर्माण करती है। यीस्ट में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण यीस्ट एल्कोहल का निर्माण करती है। तो यीस्ट किसका निर्माण करती है? ये किसके निर्माण के लिए उपयोगी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास में एल्कोहल। और एल्कोहल को केमिकल रासायनिक परिभाषा में लिखते हैं OH। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रो यानी कि H, क्लोरीन यानी Cl, HCl अम्ल कहते हैं।
और चीनी को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, शर्करा भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन को हम O2 में कहते हैं। और ये एक प्रकार की गैस होती है। ये अम्ल होता है जो हमारे पेट में पाया जाता है। एल्कोहल किससे बनता है? यीस्ट के उपयोग से हम एल्कोहल बनते हैं। किण्वन विधि यानी कि किसी भी पदार्थ को हम अगर बंद करके रख दें और उसमें हीट डालें तो इसके कारण हमारे पास में क्या बनती है? एल्कोहल बनती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि निम्नलिखित में से समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि ऐसा कौन सा संसाधन है जो प्रकृति में तो उपस्थित है पर उसके ज्यादा उपयोग से उसके ज्यादा उपयोग से वह समाप्त हो जाएगा। तो हमें पहले दिया गया है प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश। तो हमें पता है कि सूर्य का प्रकाश अनिश्चित होता है, ये जब तक सूर्य है तब तक रहेगा। तो सूर्य के प्रकाश समाप्त नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारे गलत। वायु, प्रकृति में वायु प्राकृतिक रूप से उपस्थित होती है, तो ये भी समाप्त नहीं होती है। पर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम ये प्रकृति में निश्चित मात्रा में उपस्थित होता है और ये सीमित मात्रा में है। इसीलिए पेट्रोलियम पदार्थ अगर इसका ज्यादा दहन होगा, ज्यादा उपयोग में लेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त होता है और ज्यादा यूज में लेने से ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होता है पेट्रोलियम। ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो विलुप्त हो सकता है या समाप्त हो सकता है? तो इन तीनों में से कौन सा है? पेट्रोलियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ईंधन के अपूर्ण दहन से बनने वाली गैस है। ईंधन, ईंधन यानी कि जैसे लकड़ी, कोयला, कास्ट जो भी हो गया, इनके अपूर्ण दहन से। अपूर्ण दहन का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से जलता नहीं है। ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है, जो ज्यादा धुआं उत्पन्न करता है उसके कारण कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है? तो उसके कारण बढ़ती है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होती है? एक हार्मफुल यानी कि विषैली गैस, गैस होती है, जिसे हम CFC कहते हैं। हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2। ये आपके होती है 4 प्रकार की गैसें। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, H2 विषैली गैस कौन सी होती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे बनती है? लकड़ी, कोयला और कास्ट के अपूर्ण दहन से, यानी पूर्ण रूप से जो जलता नहीं है और क्या देता है? ज्यादा धुआं देता है, जिससे हमारे पास में गैस निकलती है। वे कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
कि भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास में सही उत्तर आता है भारतीय विशाल गिलहरी का नाम है, तो ये कौन सा नाम होता है? विसन। और आपका इसका अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए इसका वैज्ञानिक नाम होता है रतुफा इंडिका, और ये भारत में पाए जाते हैं। इन्हें मालाबार विशाल गिलहरी भी कहते हैं। ये जो प्रजाति होती है दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी की प्रजाति है। तो भारतीय विशाल गिलहरी का क्या नाम होता है? विसन होता है। इसका वैज्ञानिक नाम रतुफा इंडिका होता है, भारत में पाए जाते हैं, और इन्हें मालाबार विशाल गिलहरी भी कहते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी गिलहरी भी की प्रजाति भी यही होती है, जो हमारे कहाँ पाई जाती है? हमारे भारत में पाई जाती है। तो भारतीय विशाल गिलहरी का नाम क्या होता है? विसन। वैज्ञानिक नाम रतुफा इंडिका। दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए। ऑप्शन में वैज्ञानिक नाम नहीं पूछ के इसका विसन नाम पूछा गया है तो विसन आएगा, और अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो रतुफा इंडिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी अलैंगिक जनन जिसका प्रकार होता है मुकुलन, मुकुलन, और एक होता है आपके विखंडन। दो प्रकार के अलैंगिक जनन पाए जाते हैं। जनन हम देखते हैं। सबसे पहले जनन, दो प्रकार के, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक अलैंगिक जनन दो प्रकार से होते हैं, मुकुलन और विखंडन। आपको पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो मुकुलन द्वारा किस में होता है? यीस्ट में। और विखंडन पैरामीशियम और एक होता है आपके अमीबा। तो हमारे पास में क्वेश्चन में पूछा गया है मुकुलन द्वारा, तो मुकुलन द्वारा होता है यीस्ट में। अगर पूछ लिया जाए कि विखंडन द्वारा होता है तो पैरामीशियम और अमीबा में किसके द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। विखंडन प्रोसेस में क्या होता है? जैसे हमें पता है अमीबा की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, तो इसके जहां से टूटेगा वे क्या हो जाएगा? नया शरीर का निर्माण कर लेगा। तो हुआ विखंडन, विखंडन से कोई नया शरीर बन गया, एक से दो बन गए, तो ये क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। मुकुलन कोई भी है जानवर है, जैसे कुछ भी दे दिया आपको, वहां से एक कलिका निकलेगी और उससे तोड़ के कुछ नया डेवलप हो जाएगा, वो क्या होता है? मुकुलन। मुकुलन कौन करता है? यीस्ट। और विखंडन कौन करता है? पैरामीशियम और अमीबा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। पैरामीशियम, अमीबा, यीस्ट, ये अ व ब दोनों। तो अ व ब, ये और ये, ए और बी दोनों तो नहीं होंगे। जब पैरामीशियम है ही नहीं, अमीबा है ही नहीं, तो हमारे के पास क्या बचा? यीस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7 कि लार्वा में
लार्वा से वयस्क बनने में के परिवर्तन को कहते हैं, हम कहते हैं कायांतरण, कहते हैं इस प्रोसेस को कायांतरण। किसी जीव जिसमें जन्म के पश्चात लार्वा अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है और लार्वा अवस्था से वह वयस्क या हम कह सकते हैं जवानी की ओर अग्रसर या बढ़ते हैं, उन्हें कायांतरण कहते हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि किसी के शरीर में परिवर्तन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है मेंढक। मेंढक क्या करते हैं, पहले अंडे देते हैं, अंडे से 2 पैर वाले मेंढक का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं टेडपोल। टेडपोल से ये 4 पैर वाले मेंढक में परिवर्तित होते हैं और इसे ही क्या बोलते हैं, वयस्क अवस्था। और इससे इस प्रोसेस में बदलने को क्या कहते हैं हम, कायांतरण, यानी कि अपनी काया में परिवर्तन करना कायांतरण कहलाता है। तो लार्वा से वयस्क अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, कायांतरण कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 की कायांतरण। जीवों में लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था की ओर परिवर्तन क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ये किस पर निर्भर करता है, आवेशों पर निर्भर करता है। हम इसकी परिभाषा देखते हैं। किन्हीं दो वस्तु के मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 की दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कहते हैं स्थिर विद्युत बल कहते हैं। गुरुत्व बल जो हमारे शरीर के विपरीत कार्य करता है उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं, जिसे हम G से डिनोट करते हैं। और घर्षण बल ऐसा बल जो गति का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं हम, घर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो शरीर के विपरीत कार्य करता है, वे गुरुत्व बल। घर्षण बल गति का विरोध करता है और स्थिर विद्युत बल आवेशों पर निर्भर करता है। और दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को हम स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 की दो आवेशित वस्तुओं, यानी कि कोई भी दो वस्तु, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इन दोनों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और ये किस पर निर्भर करता है, इनके आवेशों पर निर्भर करता है कि ये प्रतिकर्षण करेंगे,
प्रतिकर्षण करेंगे या आकर्षित करेंगे? ये किस पर? इनके आवेशों पे। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों में किसके कारण होता है? यानी कि घर्षण। घर्षण हम देखते हैं कैसे होता है। ये गति का विरोध करते हैं। गति का विरोध कैसे करते हैं कि कोई सरफेस है, 2 प्रकार से करते हैं, एक चिकनी फर्श पे, एक खुरदरी पर। चिकनी पे क्या करेंगे? कम घर्षण करेंगे और खुरदरी पर क्या करेंगे? ज्यादा घर्षण करेंगे। पर हमें पूछा गया है कि 2 पृष्ठों पर किसके कारण होता है? तो वे होता है अनियमितता के कारण। 2 पृष्ठों, घर्षण की परिभाषा होती है 2 पृष्ठों में अनियमितता के कारण उत्पन्न अनियमितता को घर्षण कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होता है अनियमितता। किसके कारण होता है अनियमितता? यानी कि कोई सतह है, उस पे ऊपर नीचे ऐसी अनियमितता बनी हुई हो, तो वहां से हम किसी वस्तु को सरका रहे हैं, तो वहां पे क्या होती है? अनियमितता के कारण घर्षण बल अधिक लगता है और क्या होता है? वह वस्तु धीरे धीरे पहुंचती है। और अगर कोई वस्तु समतल जगह पर है तो वे क्या होगी? कम घर्षण बल के कारण जल्दी ही पहुंच जाएगी। और यहाँ पे चिकनी है पर खुरदरी है, उबड़ खाबड़ नहीं है, पर ये क्या जगह खुरदरी है, तो भी इसको क्या लगेगा? ज्यादा समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, सामान्य वार्तालाप में ध्वनि की प्रबलता होती है। यानी कि जैसे अब मैं बोल रही हूँ, आप घर पे किसी से बात कर रहे हो, तो जब हमारी ध्वनि होती है तो उसकी प्रबलता कितनी होती है? तो उसकी प्रबलता होती है 60 dB, और dB का मतलब होता है डेसिबल, जो क्या होता है? ध्वनि का मात्रक होता है। हम ध्वनि को किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। तो सामान्य वार्तालाप ध्वनि की प्रबलता होती है 60 डेसिबल होती है। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 10। फिर आता है आवृत्ति को व्यक्त करते हैं। आवृत्ति प्रति सेकंड में। आवृत्ति को हम किस में व्यक्त करते हैं? यानी कि आवृत्ति को हम अगर लिखना है, किसी को बताना है कि इस चीज की कितनी आवृत्ति है, तो हम किससे बताएंगे? प्रति सेकंड में होने वाले कंपन को, या जैसे भी हमें जिसमें भी डिफाइन करना है आवृत्ति को, तो हम किस में करेंगे? प्रति सेकंड में। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ए। फिर हमारे डेसिबल, तो डेसिबल हम ध्वनि को व्यक्त करते हैं डेसिबल से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, कि साधारण लवण को आसुत जल में घोलने पर आसुत जल बन जाता है। साधारण जल को हम जब आसुत जल में घोल देते हैं तो जब आसुत जल बन जाता है, यानी कि आसुत जल के बारे में पूछा गया है कि आसुत जल क्या बन जाता है? लवण घोलते हैं तो आसुत जल चालक बन जाता है। बाकी आसुत जल क्या होता है? अचालक होता है। ये किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। पर जब इसमें हम साधारण लवण घोलते हैं तो ये क्या बन जाता है? चालक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, कि पृथ्वी की प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है, इन क्षेत्रों को कहते हैं। यानी पृथ्वी की
सतह पर प्लेटों के कारण, प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आता है, आने की प्रवृत्ति होती है, उन क्षेत्रों को भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर भूकंप अधिक आते हैं उन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं? भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भूकंप मापने के यंत्र को भूकंप लेखी कहा जाता है। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिलंब और आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा। तो अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं, इसीलिए परावर्तन कोण का मान जीरो डिग्री होता है। तो हमें पूछा गया परावर्तन कोण का मान होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतित, अभिलंब, आपतित और परावर्तित, ये एक सरफेस है। ये आ गया आपका अभिलंब और ये आ गई आपकी आपतित किरण और ये होगी परावर्तित किरण। ये तीनों ही एक ही बिंदु पर होते हैं, इसीलिए इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक और खाद में किस प्रकार भिन्न है। इधर लिखते हैं हम उर्वरक और इधर खाद। इनका पहला ही डिफरेंस हम लेते हैं, ये है अकार्बनिक होता है, सॉरी ये कार्बनिक होता है और ये अकार्बनिक पदार्थ होता है। फिर उर्वरक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, और खाद घरों में वे खेत में तैयार किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन व फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इनमें कम होती है। फिर चौथा डिफरेंस लेते हैं कि यह ह्यूमस प्राप्त
नहीं करवाते हैं। ये ह्यूमस प्राप्त करवाते हैं। ये अघुलनशील पदार्थ होते हैं। ये होता है हमारे घुलनशील, जो जल्दी ही जल में घुल जाता है। तो उर्वरक देखते हैं हम। उर्वरक क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है जिसे हम कहाँ से लाते हैं? फैक्ट्री से बनाते हैं और फिर दुकानों पर मिलता है। खाद अकार्बनिक पदार्थ होता है और ये खाद कहाँ मिलता है? घरों में और खेतों में मिलता है। हमें कैसे बनता है? जब हम गाय को चारा डालते हैं और वो क्या करती है? गोबर करती है। उस गोबर को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं जिससे हमारा खाद तैयार होता है। और भी कैसे कर सकते हैं? कोई भी फसल है उसे हम क्या करें, अगर वो हमारे काम में नहीं आ रही है तो उसे डिकम्पोस्ट करके जो भी हमें उसका जो कचरा मिलता है उसे हम खेतों में डालते हैं, तो वो भी क्या हमारे एक उर्वरक के रूप में काम में आता है। फिर आता है उर्वरक, यानी कि खाद हमारे क्या होता है? खेतों में काम में आता है। फिर उर्वरक, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और जो खाद होता है जो हम घर पे बनाते हैं, नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं, उनमें थोड़ी मात्रा कम होती है। पर उर्वरक क्या होते हैं? फसल को यानी फसल तो अच्छी देते हैं पर ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और खाद हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये क्या होता है? ये ह्यूमस प्राप्त करवाता है? नहीं करवाता, और ये ह्यूमस प्राप्त करवाता है। ये पानी में अघुलनशील होता है, यानी कि कम घुलता है, और ये पूर्ण रूप से उर्वरक घुलनशील होते हैं और ये अघुलनशील होते हैं। यानी कि पहले क्या होता है? उर्वरक जल्दी घुलता है और खाद बाद में घुलता है। तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, मैंने गलत लिखवा दिया, तो आप अपने कॉपी में सही कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का स्रोत बताइए। यानी कि जो हमें ये 4 चीजें दे रखी है ये हमें किस किन से प्राप्त होती है? तो हमें पता है दूध हमें कौन देता है? गाय, भैंस और बकरी, ये हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। और मांस, मांस हमें देती है बकरी और मुर्गा, मुर्गी या मुर्गा, ये हमें क्या देते हैं? मांस देते हैं। शहद, मधुमक्खी, ये हमें कोड लीवर तेल, कोड मछली से निकाला जाता है। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये खाद्य पदार्थ है उन यानी उनका स्रोत, यानी कि वे हमें किस किस से प्राप्त होते हैं वो बताइए। तो दूध हमें पता है, हम दूध रोज काम में लेते हैं। गाय, भैंस, बकरी से हम दूध प्राप्त करते हैं। और मांस, मांस हमने देखा है बकरी और मुर्गी से प्राप्त होता है। शहद, शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। और कोड लीवर तेल, ये मछली के लीवर से निकाला जाता है और विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा स्त्रोतक होता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। साइलो, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करने के लिए जिस पात्र का उपयोग किया जाता है जिस बड़े पात्र का उपयोग किया जाता है उसे साइलो कहते हैं। यानी ऐसा पात्र जिसमें हम बड़े पैमाने पर बीजों को एकत्रित करके रख सकते हैं या भंडारण कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? साइलो कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कॉम्बाइन है। कॉम्बाइन क्या होता है? थ्रेसिंग, थ्रेसिंग और कटाई दोनों कार्य एक साथ पूर्ण करता है, उसे कॉम्बाइन कहते हैं। कटाई यानी कि फसल के परिपक्व होने के बाद में उसे काटना। काटना कटाई कहलाता है। फिर आता है थ्रेसिंग। अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। तो जब ये कटाई और थ्रेसिंग दोनों ही एक साथ हो तो वे प्रोसेस थ्रोम्बाइन कहलाती है। कॉम्बाइन, जैसे ही फसल कटती है और उधर से अनाज को भूसे से अलग कर लिया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बाइन कहते हैं। यानी दोनों प्रोसेस क्या चलती है? साथ साथ में चलती है। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हम आज के इस टॉपिक को खत्म करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।